नमस्कार, मैं हूं अंकित शर्मा और आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में जो 1789 से 1799 के बीच में हुआ था। ये टॉपिक पढ़ने का मकसद हमारा ये है कि जिस तरह से आज आप न्यूज़ में फ्रांस को देख रहे हो कि फ्रांस में कुछ एक घटनाएं हुई हैं जिसके कारण फ्रांस के लोग सड़कों पे उतर आए हैं, वैसे ठीक पहले 1789 और 99 के बीच में भी इसी संख्या में लोग बाहर आए थे और उस समय फ्रांस में क्रांति हुई थी, रेवोल्यूशन हुआ था। तो उसी को आज हम पढ़ेंगे कि उस समय 1789 और 1799 के बीच में असल में हुआ क्या था, कॉजेस क्या थे उस समय की क्रांति के बारे में। जो आज फ्रांस में हो रहा है उस पे हम डिस्कशन नहीं करेंगे, हम 1789 और 1799 के फ्रांस के बारे में डिस्कशन करेंगे, उसकी क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है क्योंकि फ्रांस इस समय न्यूज में आ रहा है। तो फ्रांस में जो क्रांति हुई थी वो 1789 और 99 के बीच में हुई थी। लगभग फ्रेंच रेवोल्यूशन 10 साल तक चला था और ये फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या था, ये 10 साल का फ्रांस में ऐसा टाइम पीरियड था जहां पर फ्रांस में बड़े सारे राजनीतिक और सामाजिक चेंजेस हुए। और ये जो राजनीतिक और सामाजिक चेंजेस जो उस फ्रांस में 10 साल के अंदर हुए थे, इसका इंपैक्ट आज भी हम मॉडर्न वर्ल्ड पर देखते हैं। तो वो क्या क्या कॉजेस थे, उन कॉजेस को आज हम डिस्कस करेंगे। हमारा सिर्फ और सिर्फ आज का वीडियो का मकसद सिर्फ कॉजेस को डिस्कस करना होगा। तो क्या कॉजेस रहे होंगे उस समय फ्रांस की क्रांति जब आई थी, तो इसके बड़े सारे कॉजेस हैं, जैसे पॉलिटिकल कॉज हैं, सोशल कॉज हैं, इकोनॉमिक कॉज हैं और इंटेलेक्चुअल कॉज हैं। तो आइए हम डिस्कस करते हैं इन कॉजेस को बारी बारी। तो सबसे पहला जो आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हो कि जो पॉलिटिकल कॉज हैं, वो पॉलिटिकल कॉज क्या थे कि उस समय जो वहां का जो राजा था, वहां का जो राजा हुआ करते थे फ्रांस के, वो मोनार्कियल सिस्टम था और वो बड़े ही ज्यादा डेस्पोटिक राजा थे। वहां पर बोरबोन डायनेस्टी के राजा रूल करते थे और वो बहुत ही ज्यादा डेस्पोट थे। डेस्पोट का मतलब होता है निरंकुश तानाशाह, मतलब उनके ऊपर कोई भी पाबंदी नहीं थी, वो अपनी मर्जी से आए दिन डिसीजन लेते थे। ऐसे ही कुछ राजाओं को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आते हैं किंग लुईस 14। किंग लुईस 14 का कार्यकाल 1643 से 1715 तक चला। ये एक एब्सोल्यूट डेस्पोट थे, एक पूरे तरीके से तानाशाह थे। इन्होंने एक सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की, जो वहां के सामंतवादी लॉर्ड थे, फ्यूडल लॉर्ड थे, उनसे पावर्स अपनी तरफ खींचने की कोशिश की और पावर्स को सेंट्रलाइज रखा। और इनका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी था कि इन्होंने बहुत सारे वॉर्स बाकी देशों के साथ लड़े थे और वो जीते भी थे। इसी कारण से फ्रांस में काफी ज्यादा उन वॉर्स की वजह से कर्जा फ्रांस के ऊपर चढ़ गया था, डेब्ट इंक्रीज हो चुकी थी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेब्ट्स में चला गया था फ्रांस लुईस 14 के टाइम पीरियड में। उसके बाद जो लुईस 15 आए 1715 से लेकर 1774 तक, इनके टाइम पीरियड में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में 7 इयर्स तक बहुत लंबा वॉर चलता रहा, जिसमें फ्रांस को हार का मुंह देखना पड़ा था। इसी वजह से फ्रांस में क्या हो गया था, उस वॉर की वजह से डेब्ट इंक्रीज, कर्जा बड़ा ज्यादा बढ़ गया था फ्रांस के ऊपर। वो कर्जा पूरा करने के लिए राजा क्या कर रहे थे, लोगों से टैक्स वसूल रहे थे और वो जो कर था वो काफी ज्यादा हो गया था। तो आपको याद रखना है किंग लुईस 15 के टाइम में एक 7 ईयर वॉर हुई थी फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में। इंग्लैंड तो जीत गया था पर इंग्लैंड के ऊपर भी काफी ज्यादा कर्जा हो गया था। इसी कारण से उसने अपनी अमेरिका में जो उसकी कॉलोनीज थी वहां से उसने क्या करना, टैक्स लेना शुरू कर दिया था और इसी कारण से अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी हुई है। तो फ्रांस भी डेब्ट की चपेट में आ चुका था। उसके बाद जो किंग लुईस 16 आते हैं 1774 से लेकर 1792 तक, ये क्या थे, वेल इंटेंशन, इनकी इंटेंशंस तो अच्छी थी पर ये बोल्ड रिफॉर्म्स नहीं ले सकते थे। हालांकि जब ये कभी बोल्ड रिफॉर्म्स लेते थे तो वापस अपने डिसीजन ले लेते थे। इनकी जो क्वीन थी वो ऑस्ट्रियन थी जिसका नाम था मैरी एंटोनेट। ये राजा की एक बैड एडवाइजर थी। बैड एडवाइजर मतलब ये कोई भी जो एडवाइस राजा को देती थी और वो काफी खराब निकलती थी। ये क्यों होता था ऐसा, क्योंकि राजा विलासिता पूर्ण जीवन जिया करते थे। एक इनका पैलेस था पेरिस से दूर वर्सेलिस में, एक पैलेस था जिसको वर्सेलिस पैलेस कहते थे, बड़ा भव्य विशाल पैलेस था। राजा अक्सर वहीं बैठा करता था और वो लोगों के टच में नहीं था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इनके ही टाइम पीरियड में अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई और राजा ने, यहां मतलब फ्रांस के राजा ने अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को सपोर्ट किया, क्योंकि उस समय जो वो इंग्लैंड से मार खा चुका था फ्रांस,
इंग्लैंड को नीचा दिखाने के लिए उसने अमेरिकन की कॉलोनीज को आजाद करने के लिए हेल्प करी, बट बदले में फ्रांस को नुकसान ही हुआ। अमेरिकन कॉलोनीज तो आजाद होगी पर फ्रांस को नुकसान ही हुआ था और डेब्ट इंक्रीज हो रहा था धीरे धीरे। ये कारण था कि ये डेस्पोट रूलर्स थे, निरंकुश तानाशाह थे, अपनी मर्जी से कर वसूल रहे थे। तो ये सबसे बड़ा कारण था कि लोगों में गुस्सा पनपना शुरू हो चुका था और लोग सड़कों पे आ रहे थे। दूसरा जो सबसे बड़ा काज था वो था सोशल कॉज। सोशल कॉज क्या था, ध्यान से समझना। उस समय लोगों को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था और उन पार्ट्स को बोलते थे एंशिएंट रेजाइम। इस पार्ट्स में पहला जो एस्टेट हुआ करता था वो था फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट और थर्ड एस्टेट। 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट और थर्ड एस्टेट। फर्स्ट एस्टेट में कौन लोग आते थे? क्लर्जी के लोग आते थे। क्लर्जी मतलब प्रीस्ट, बिशप, फादर वगैरह। इनकी पॉपुलेशन 1 लाख थी और लगभग वहां की फ्रांस की 10% जमीन इनके कब्जे में हुआ करती थी। सेकंड एस्टेट में नोबेलिटी, फ्यूडल, सामंतवादी लोग आते थे जिनकी पॉपुलेशन 4 लाख थी, उनके कब्जे में फ्रांस की 25% लैंड थी। थर्ड एस्टेट में वो लोग आते थे, इनको छोड़कर फार्मर्स, आर्टिजन्स, फैक्ट्री वर्कर्स, ट्रेडर्स, लॉयर्स, पब्लिक ऑफिशियल्स, ये लोग आते थे। इनकी पॉपुलेशन 2.7 करोड़ थी और सारा का सारा जो डेब्ट था, जो कर था, वो थर्ड एस्टेट के लोग चुकाते थे। फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के लोगों को एग्जेम्प्ट किया था टैक्स के। ये भी बड़ा गुस्सा का कारण था लोगों का, क्योंकि 22.7 करोड़ पॉपुलेशन के ऊपर अगर आप मनमाने तरीके से कर्ज लगा दोगे तो गुस्सा आना जायज है। तो ये लोग बड़े गुस्से में थे। इनके होल टैक्स बर्डन जो था थर्ड एस्टेट के लोगों पर था। इसी बीच में, इनके ही बीच में से एक एजुकेटेड मिडिल क्लास बनकर उभर कर तैयार हुई जिनको बोला गया बोर्गुइज। इनका भी मेन इंपॉर्टेंट काम है। जब फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया तो इन लोगों का भी बड़ा योगदान रहेगा। और उस समय जो अर्बन वर्कर्स जो शहरों में काम करते थे उनकी कंडीशन बहुत ही खस्ता हालत थी। तो क्या हो रहा था, टैक्स भी इन लोगों पे लग रहा था और इनकी कंडीशन भी सुधर नहीं रही थी। और दरअसल फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के लोगों को टैक्सेस से छूट थी। तो ये सोशल कॉज है, इससे भी लोग काफी नाखुश थे थर्ड एस्टेट के लोग और वो सड़कों पर निकल रहे थे। तीसरा सबसे बड़ा कॉज था इकोनॉमिक कॉज। क्या हुआ, 1700 में फ्रांस की पॉपुलेशन 2 करोड़ थी और 1789 आते आते 2.8 करोड़ हो गई। लगभग 30% पॉपुलेशन ने जंप लगाया। और आपको पता है जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो खाने की चीजों की सप्लाई क्या हो जाती है, कम हो गई, क्योंकि वहां पर हार्श विंटर आए, काफी खतरनाक विंटर आए, जिसकी वजह से क्रॉप फेलियर हो गया, फेमाइन, सूखा पड़ गया और इस वजह से जो प्राइसेस थे फूड के वो इंक्रीज हो गए। तो लोगों के पास इतना पैसा नहीं था और प्लस लोगों से वॉर, जो फ्रांस वॉर लड़ रहा था उसका कर्ज भी लोगों से ही वसूला जा रहा था। तो इस वजह से एंग्री पीजेंट्स, जो पीजेंट्स थे, फार्मर्स और कॉमन लोग थे, वो काफी नाखुश हो चुके थे फ्रांस के रिजाइम से। फोर्थ जो बड़ा कॉज है इंटेलेक्चुअल कॉज है। इसमें क्या हुआ, एज ऑफ एनलाइटनमेंट आया। बड़े सारे फिलोसोफर्स, थिंकर्स सामने आने लग पड़े, अपनी बात रखने लग पड़े। बड़े बड़े सलून्स में वो लोग बैठते थे और एंशिएंट रिजाइम जो राजा था उसके बारे में बात करते थे, लोगों को उनके ड्रॉबैक्स सुनाते थे कि किस तरह से राजा मनचाहा अपनी बातें मनवा रहा है। उस समय साइंस, फिलोसफिकल और रैशनल थिंकिंग को काफी बढ़ावा दिया गया। फेमस थिंकर्स और फिलोसोफर्स निकल के आए जैसे जॉन लॉकी, जीन जैक्यूस रोसियो। इन्होंने कहा पीपल सोवरेनिटी की, लोगों के पास ही डिसीजन मेकिंग पावर होगी, लोग ही डिसीजन ले पाएंगे। इमैनुअल कंट साहब भी ये रैशनल थिंकर थे, फिलोसोफर थे। मॉन्टेस्क्यू ने कहा कि सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट, स्टेट का और चर्च का कोई लिंक नहीं होना चाहिए। और वोलाटायर ने कहा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करी। तो ये क्या थे, इंटेलेक्चुअल कॉज थे। एज ऑफ एनलाइटमेंट आ गया था, लोग जागरूक हो रहे थे, इन थिंकर्स फिलोसोफर्स को पढ़ रहे थे, इनकी मैगजीन्स निकल रही थी, न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे थे। जो पढ़े लिखे लोग थे वो तो इनको पढ़ ही रहे थे और जो नहीं पढ़ सकते थे उनको ये लोग, जो पढ़े लिखे लोग थे, ये बोल बोल के ऊंची आवाज में सुना रहे थे। सैलून कल्चर आया, सैलून में लोग बैठा करते थे और पढ़ पढ़ के इनके जो आइडियाज थे वो लोगों को बता रहे थे। तो लोग जागरूक हो रहे थे और यही इंपॉर्टेंट कारण है कि लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए और वहां पर विद्रोह हो गया। वो हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे कि स्टेप बाय स्टेप क्या क्या चीजें हुई, किस तरह से जनरल स्टेट बना, नेशनल असेंबली बनी, नेशनल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी। तो दरअसल फ्रांस में जो क्रांति हुई थी वो मोनार्कियल सिस्टम को तोड़ने के लिए रेवोल्यूशन हुआ था। फ्रांस में मोनार्कियल सिस्टम हटा, उसके बाद रिपब्लिक बना और फिर से फ्रांस नेपोलियन बोनापार्ट के रिजाइम में एक डिक्टेटरशिप जो नेपोलियन था उसके हाथ में सत्ता चले गई। वो किस तरह से हुआ वो हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू, जय हिंद।